Shall we start? Yes, Sumit, you can start. Sumit, you can start. So, good evening, everyone. My name is Sumit Ramchandani. And firstly, I would like to thank you all for lending us your ears and your valuable time. And as you all know that we all are here to discuss the amendments in Schedule 3, CARO 2020 and the audit trail. So I hope that you will find the session really informative. And if anyone has any query, so please feel free to put it in the chat box. We will take all the queries at the end of the session. And now I would request you to, introduce you to CA Anshul Chittoda. He is a 2011 batch CA pass out, having a knowledge in audit assurance and taxation. He is with Jain Shimal and Company for more than 10 years, and he would be presenting and as well as also simplifying the amendments in Schedule 3 and audit trail for you. So now I would request Mr. Anshul to take over the audience. Thank you, Sumit, for introduction. Very good evening, all, and welcome in this webinar on Schedule 3 and CARO and audit trail. Now I am starting from Schedule 3, and I have divided this session in 3 parts. First is related to Schedule 3 changes. Then we will take up audit trail, and after that we will discuss on CARO. First 2 sessions will be taken by me, and third session will be delivered by my friend Mr. Vijay. Now we are starting from Schedule 3. सर, जो Schedule 3 में चेंजेस आए वो 3 तरह के चेंजेस हैं. इसकी जनरल रीडिंग से ऐसा पता चलता है कि ये 3 तरह के चेंजेस हैं. सम आर रिपीटेटिव इन नेचर, जो आरबीआई के द्वारा या सेबी में कहीं ना कहीं उसकी रिक्वायरमेंट थी, अब उनको Schedule 3 में भी इनकॉर्पोरेट किया गया है. सेकेंड टाइप के जो अमेंडमेंट्स हैं वो रिलेटेड है टू अलाइन द न्यू कारो 2020. जो कारो में अमेंडमेंट्स थे उनको अलाइन करने के लिए Schedule 3 में भी चेंजेस लाए गए हैं. एंड सम आर द रेगुलेटरी नेचर. जो चेंजेस थे वो रेगुलेटरी रूप से कंपनियों को पहले भी करने थे, बट अब उसको और ज्यादा डिस्क्लोज करने के लिए, ताकि यूजर्स को भी पता लगे कि कंपनी किस तरह का रेगुलेशंस को यूज कर रही है या फॉलो कर रही है, उसके लिए रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट भी लाई गई है. नाउ we shall start with Schedule 3. Screen, I think. Just a minute, sir. चल रही नहीं, चल रही देखो. ओके, Schedule 3 जो है वो 3 डिवीजन में बटा हुआ था पहले भी, और अभी भी 3 डिवीजन में उनको चेंजेस जो लाए गए हैं वो तीन डिवीजन्स में, तीनों में चेंजेस लाए गए हैं. फर्स्ट डिवीजन होता है फॉर इंडियन गैप्स, सेकंड होता है फॉर इंडियस कंपनीज, एंड थर्ड होता है एनबीएफसीज, जिन पर ये Schedule 3 लगता है. अब Schedule 3 में जो चेंजेस आए हैं उसकी बात करने से पहले मैं सबसे पहले आप लोगों को एक चीज का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जनरल इंस्ट्रक्शन जो Schedule 3 में दिए गए थे पहले भी और अभी भी, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपरेशन करने के लिए जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे, उसमें पॉइंट नंबर 5 जो है वो ये बोलता है कि हर कंपनी को अपने कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, कंपैरेटिव फाइनेंशियल फिगर्स
करंट ईयर की बैलेंस शीट के साथ शो डिस्क्लोज करने होते हैं। तो अब दिस इज द हाई टाइम फॉर टुडे, जब अपना मार्च क्लोज हो रहा है तो सबसे पहले अपने को एक ये तैयारी करनी चाहिए कि जो प्रीवियस ईयर के फिगर्स थे उनको हमको नए शेड्यूल जो जो मैं अभी सारे चेंजेस बोलने जा रहा हूँ वो सब चेंजेस प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में हमको करने होंगे, ताकि अपन नई न्यू बैलेंस शीट जो 2022 में के लिए बनने वाली है उसके कंपैरिजन में हम प्रीवियस ईयर के फिगर्स को तैयार कर सकें। तो सबसे पहला यही करना पड़ेगा। अपन आज ये हाई टाइम है कि अपन प्रीवियस ईयर के फिगर्स को सबसे पहले चेंज करें नए शेड्यूल 3 के हिसाब से। अब मैं सबसे पहले डिवीजन 1 जो इंडियन गैप्स का होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिन कंपनीज पर लगते हैं उनके लिए मैं सबसे पहले चेंजेस की बात कर रहा हूं। और ये चेंजेस जो हैं ये इंडेक्स कंपनीज पर भी लगेंगे। तो ये बोथ आर कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू फॉलो दीज चेंजेस। फर्स्ट चेंज है कि सबसे पहले जो कंपलसरी राउंडिंग ऑफ जो होता था वो अब पहले शेड्यूल 3 में ये मे वर्ड का यूज किया गया था, तो वो रिक्वायर्ड सब कंपनीज के लिए नहीं था, केवल इंडेक्स कंपनीज के लिए रिक्वायर्ड था। नाउ दिस इज द टाइम, अब इन्होंने ये कर दिया है कि मे वर्ड को रिप्लेस करके शैल वर्ड कर दिया गया है। तो इससे इसका मतलब ये हो गया है कि अब जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करती है कंपनियां उनको भी अपने सारे फिगर्स को राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा। सेकंड चेंज ये किया है कि जो पहले टोटल रेवेन्यू वर्ड यूज किया गया था राउंडिंग ऑफ वाले रूल में, वो नाउ चेंज टू टोटल इनकम। तो अब जो टोटल इनकम लेस देन 100 करोड़ है उनके लिए 100 या 1000 या लाख में कंपनियों को अपने फिगर्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जो 100 करोड़ से ऊपर है उनको लाख या मिलियन या करोड़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दिस रिक्वायरमेंट वाज नॉट इन अर्लियर शेड्यूल 3 for accounting standard or Indian GAAP companies. Now it is compulsory for Indian GAAP companies also. सेकेंड अमेंडमेंट जो है वो नोमेनक्लेचर से रिलेटेड ही है केवल। उसमें पीपीई के साथ एक इंटेंजिबल असेट वर्ड को और जोड़ा गया है, और जो पीपीई के नीचे टेंजिबल असेट्स वर्ड अपन दिखाते थे उसको प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कर दिया गया है। दिस इज द नॉट ए टेक्निकल चेंज, केवल नाम में जो चेंज किया गया है वो ये चेंज है। इसके बाद एक बड़ा चेंज आया है जो है शेयर कैपिटल से रिलेटेड। जैसा कि अपन लास्ट शेड्यूल 3 जो पुराना शेड्यूल 3 था उसमें अपन दिखाते थे शेयर कैपिटल को। शेयर कैपिटल में केवल 5% से ज्यादा जिनकी शेयर होल्डिंग होती थी उनका डिटेल जाता था। जिनके 5% से ज्यादा शेयर कंपनी में हेल्ड करते थे उन लोगों का डिटेल इसमें जाता था, और प्रीवियस ईयर का कंपैरिजन भी जाता था। और उसके अलावा अगर कोई नया इशू हुआ है या वो उसका सबका चेंज या रिकंसिलिएशन जाता था। अब नए शेड्यूल 3 में प्रमोटर्स का शेयर होल्डिंग भी अपने को दिखाना होगा। उसमें नंबर ऑफ शेयर्स, परसेंटेज टोटल शेयर्स और परसेंटेज चेंज ड्यूरिंग द ईयर। अब सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है कि प्रमोटर्स कौन है। कई लोगों को कंपनियों में पता नहीं है कि प्रमोटर्स कौन है। तो उसके लिए मैंने एक डेफिनेशन जो कंपनीज एक्ट 269 में दी गई है उसको निकाला है। उसके हिसाब से persons who has been named in the prospectus of the company or filing of annual return वो प्रमोटर कहला सकते हैं। Who has a control over the affairs of the company directly indirectly, उनको अपन प्रमोटर के उसमें ले सकते हैं। और इसके अलावा who has a advice और directions instrument, उनके मतलब उनके डायरेक्शंस को कंपनी फॉलो करती है और उसके लिए अकस्टम है कंपनी, उनको हम प्रमोटर मान सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई प्रोफेशनल कैपेसिटी में कोई व्यक्ति किसी कंपनी को कोई इंस्ट्रक्शन देता है तो उसको प्रमोटर नहीं माना जाएगा। केवल जो कंट्रोल कर सकते हैं कंपनी अफेयर्स में या प्रॉपर्ली वो पहले से प्रमोटर है, जो प्रोस्पेक्टस या उनके किसी और डॉक्यूमेंट में एनुअल रिटर्न में प्रमोटर दिखाया गया है, उनको प्रमोटर अपन मान सकते हैं। इसके बाद सर एक चेंज आया है, ये केवल ग्रुपिंग को चेंज किया गया है। जो पहले करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स जो कि
बैंक से अपन कभी लोन लेते हैं तो उसका 12 मंथ तक का जो पार्ट होता है जो हमको रीपे करना होता है नेक्स्ट 12 मंथ में, उसको करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट्स बोलते हैं। वो पहले अदर करंट लायबिलिटी का पार्ट होता था, नाउ इट इज पार्ट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज आया, वो है ट्रेड पेबल से रिलेटेड। ट्रेड पेबल में पहले अपन एमएसएमई और नॉन एमएसएमई में बाइफरकेट करते थे। नाउ इट इज रिक्वायर्ड टू शो एजिंग ऑफ ट्रेड पेबल्स लेस देन 1 ईयर, 1 to 2 ईयर, 2 to 3 ईयर और मोर देन 3 ईयर। और फिर इसको एमएसएमई, अदर देन एमएसएमई और डिस्प्यूटेड एमएसएमई और डिस्प्यूटेड अदर ड्यूज में एजिंग के रूप में अपने को दिखाना होगा। तो ये चेंजेस एक बहुत बड़ा चेंजेस है। इसके लिए अपने को पिछले साल की भी वर्किंग करनी होगी और उनकी एजिंग निकालनी होगी, साथ ही साथ इस साल के लिए भी एजिंग निकालनी होगी। और इसमें नीचे नोट में ये भी दिया गया है चेंज में कि जो अनबिल्ड ड्यूज है, अनबिल्ड ड्यूज को भी अपने को अलग से दिखाना होगा। साथ ही साथ अगर किसी ट्रेड पेबल से या किसी क्रेडिटर से हमको ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है कि ये कब से ड्यू होगा, तो ये माना जाएगा जिस दिन उसने एंटर किया है या बिल जिस दिन से आया उस दिन से उसकी एजिंग को अपने को काउंट करना होगा। इस तरह से एजिंग ट्रेड पेबल की बहुत ही कंपलसरी हो गई है। तो इसके लिए अपने को अपने सॉफ्टवेयर और सबके को उस तरह से हमें चेंज करना होगा। इसके बाद एक प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का जो शेड्यूल जाता था, उसमें पहले प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का एक रिकंसिलिएशन जाता था, ओपनिंग बैलेंस, एडिशन और क्लोजिंग बैलेंस एंड डिलीशन। नाउ अब इट इज चेंज एंड ये बोला गया है कि 10% से ज्यादा अगर किसी उसका पीपीई का हमने रिवॉल्यूशन किया है तो उस रिवॉल्यूशन के अमाउंट को भी हमको अलग से एग्रीगेट शो करना पड़ेगा उस पीपीई चार्ट में। तो ये एक पीपीई में रिवॉल्यूशन अगर कोई कंपनीज करती हैं तो उनके लिए ये 10% से अगर ज्यादा की वो है तो वो अपने को शो करना पड़ेगा। इसके बाद एक ये छोटा सा चेंज है, जो पहले सिक्योरिटी डिपॉजिट थे वो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस का पार्ट होते थे, नाउ इट इज पार्ट ऑफ अदर नॉन करंट असेट। जैसा ट्रेड पेबल में चेंज आया उसी तरह से ट्रेड रिसीवेबल में भी चेंजेस आए। ट्रेड रिसीवेबल में जो डिटेल्स हम पहले दिखाते थे, कंसिडर्ड गुड और बैड एंड डाउटफुल, वो हमको दिखानी है और 6 मंथ मोर देन 6 मंथ एंड अदर के रूप में हम उनको दिखाते थे। नाउ MCA requires undisputed trade receivables considered doubtful, disputed trade receivables considered good और disputed trade receivable doubtful। इनका हमको less than 6 months, 6 to 1, 1 to 2 and 2 to 3 और more than 3 ईयर का एजिंग दिखाना पड़ेगा। तो वो जो पहले वाले डिस्क्लोजर थे वो तो होंगे ही सही, उसके साथ ये इंसर्शन और किया गया है, इसमें ये एजिंग हमको दिखानी पड़ेगी। इसके साथ ही इसमें भी बोला गया है कि जो अनबिल्ड जो भी रेवेन्यू है वो भी मेरे को इसमें शो करनी होगी ताकि वो भी उसमें आ सके। अनबिल्ड रेवेन्यू मींस कुछ रेवेन्यूज ऐसी होती हैं जो मैंने तो कर ली है बट उसका मैंने बिल नहीं बनाया है या किसी कारण से बिल नहीं बनाया, तो वो भी हमको इसमें शो करना पड़ेगा। इसके बाद एक पॉइंट वी जो था शेड्यूल 3 में, वो था कोई कंपनी जब किसी सिक्योरिटी से पैसा उठाती है तो उनके लिए ये डिस्क्लोज करना होता था कंपनी को कि वो उसका स्पेसिफिक पर्पस जिसके लिए वो सिक्योरिटी इशू की गई थी उसी में यूज कर रही है। अब नाउ इट इज कंपलसरी फॉर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर कोई लोन लिया है तो उसका भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर कोई लोन लिया है तो उसमें यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये कंपनी को मैनेजमेंट को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इसके बाद एक बहुत ही बड़ा चेंज आया है टाइटल डीड्स से रिलेटेड। पहले ये कारों में एक डिस्क्लोजर जाता था जिसमें कंपनी के पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं और वो कंपनी के नाम पे रजिस्टर्ड नहीं होती है, मींस अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज इन कंपनीज बुक्स। उसके लिए कारों में पॉइंट था और उसमें डिटेल जाती थी कि कंपनी की बुक्स में कितनी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है या किसी और के नाम पे रजिस्टर्ड है, तो उसकी डिटेल जाती थी। नाउ इट इज कंपलसरी इन शेड्यूल 3 एंड अब कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी ये डिटेल देनी पड़ेगी।
और इसके लिए शेड्यूल 3 में जो नया चेंजेस आए, जो नोटिफिकेशन आया था 24 मार्च 2021 को, उसमें ये एक टेबल भी दी गई है, ये टेबल वहीं से उठाइए। इसमें आपको पीपी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और रिटायर्ड एक्टिविटीज, मतलब जो सस्पेंडेड असेट्स हैं, उन सबका डिटेल अलग अलग जाएगा। उसके साथ ही उसका ग्रॉस कैरिंग वैल्यू और टाइटल डीड्स हेल्ड इन द नेम ऑफ, मतलब जिस कंपनी के नाम पे अगर टाइटल डीड नहीं है तो वो किसके नाम पे, वो भी बताना होगा। और अगर टाइटल डीड प्रमोटर या डायरेक्टर किसी के नाम पे है तो उनका नाम भी इसमें डिस्क्लोज होगा। और प्रॉपर्टी हेल्ड सिंस द डेट, मतलब जब से उन किसके पास, प्रमोटर या डायरेक्टर या किसी अदर पर्सन के पास वो प्रॉपर्टी कब से है उसका भी जाएगा, और रीजन भी जाएगा कि वो प्रॉपर्टी कंपनी के नाम पे क्यों नहीं है जबकि वो कंपनी की बुक्स में है। तो अब इस तरह का वो ट्रांजेक्शन्स नहीं चल पाएंगे जो कि किसी और के नाम पे प्रॉपर्टी है और कंपनी की बुक्स में वो चल रही है। तो वो अब इसको कर्व करने के लिए ये शेड्यूल 3 में एक नया चेंजेस लाए गए हैं। और सर ये जो चेंज था ये कारों में भी लाया गया है। तो ये चेंज शेड्यूल 3 में इसीलिए लाया गया है टू अलाइन विद द कारो रिक्वायरमेंट्स। इसके बाद सर एक चेंज आया है वैल्यूएशन से रिलेटेड। अगर कोई कंपनी कोई रिवैल्यूएशन करती है किसी प्रॉपर्टी का, तो उसको ये डिस्क्लोज करना होगा कि वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर के थ्रू उसने वैल्यू करवाया था उस प्रॉपर्टी का और फिर उसने रिवैल्यू किया है। रजिस्टर्ड वैल्यू मींस डिफाइंड अंडर रूल 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट, रजिस्टर्ड वैल्यूएशन रूल 2017। उसके अंडर में जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर है उन्हीं से रजिस्ट्रेशन होगा और उसका डिस्क्लोजर कंपनी को करना पड़ेगा। साथ ही साथ ऑडिटर को भी अपनी कारो रिपोर्ट में अगर ये डिस्क्लोजर ऑडिटर को भी देना है। तो ये एक रिक्वायरमेंट बढ़ गई है और ये एक तरह से रेगुलेटरी टाइप की रिक्वायरमेंट कंपनीज के लिए डाली गई है। इसके बाद सर एक ये नोटबंदी के टाइम एक एसबीएन वाला जो पुराने नोट्स के बारे में एक पैरा था, उसको फाइनली डिलीट कर दिया गया है। इसके लिए लोग काफी समय से इंतजार भी कर रहे थे, तो ये फाइनली इट इज डिलीटेड नाउ। एंड इसके बाद एक नया चेंज ये आया है, ये काफी बड़ा चेंज है और वैसे होना भी चाहिए था। वो ये है कि अगर कोई कंपनी किसी प्रमोटर, डायरेक्टर, केएमपी रिलेटेड पार्टी को किसी भी तरह से लोन देती है, वो रिवेबल ऑन डिमांड है या विदाउट स्पेसिफिक एनी टर्म्स एंड कंडीशन है, तो उसको इस टेबल में डिटेल देना होगा कि प्रमोटर, डायरेक्टर कौन है और उनका लोन का अमाउंट कितना है और उसका परसेंटेज कितना है। तो नाउ अब ये ट्रांजेक्शन्स कई बार कंपनियां करती थी जो डायरेक्टर से, और वो अब हमको इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए ये ट्रांजेक्शन करने होंगे। इसके बाद एक नया चेंज आया है कैपिटल WIP से रिलेटेड। कई बार हमने देखा है कि कंपनीज के केस में कैपिटल WIP कई सालों से चलती रहती है। तो अब MCA ने ये कंपनीज के लिए एक रिक्वायरमेंट डाली है जिसमें कैपिटल WIP की एजिंग जाएगी, जिसमें लेस देन 1 ईयर, 1 to 2 ईयर एंड 2 to 3 ईयर और मोर देन 3 ईयर। ये कब से प्रोजेक्ट चल रहा है इससे ये शो होगा। प्लस जो सस्पेंडेड प्रोजेक्ट है, टेम्परेली सस्पेंडेड है और WIP में पड़े, उनका डिटेल भी साथ में जाएगा। इसके अलावा एक रिक्वायरमेंट CWIP और CWIP ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट और CWIP ऑफ इंटेंजिबल असेट, इनके लिए एक रिक्वायरमेंट और डाली गई है। अगर कोई प्रोजेक्ट जिसका कॉस्ट एक्सीड हो गया है उसके ओरिजिनल प्लान से या उसका टाइम एक्सीड हो गया है उसके ओरिजिनल प्लान से, तो उसका भी डिटेल उनको अलग से प्रोजेक्ट वाइज इस तरह की टेबल में देना होगा। उसका डिटेल भी इस WIP और इंटेंजिबल असेट्स, ये बहुत दोनों के लिए आया है। इंटेंजिबल असेट्स अगर वर्क इन प्रोग्रेस में है या प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट वर्क इन प्रोग्रेस में, तो बहुत के लिए हमको ये डिटेल दिखानी पड़ेगी। Now one big change in schedule 3, this is related to बेनामी प्रॉपर्टी।
बेनामी प्रॉपर्टी पे सरकार बहुत ही इंटरेस्टेड है और नाउ उन्होंने शेड्यूल 3 में कंपनी को एक डिस्क्लोजर डाला है। उसमें अगर किसी भी कंपनी के पास किसी भी कंपनी पर ऐसी प्रोसीडिंग जो बेनामी एक्ट के अंतर्गत चल रही है, तो कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी दिखाना पड़ेगा, ताकि उनको बैंक और उसके यूजर्स को भी पता चले कि कंपनी पर बेनामी ट्रांजैक्शंस का कोई प्रोसीडिंग चल रहा है। अगर कोई प्रोसीडिंग चल रहा है तो हमें डिटेल्स ऑफ सच प्रॉपर्टी, ईयर ऑफ एक्विजिशन, अमाउंट, बेनिफिशियरीज, रेफरेंस और उसकी सारी डिटेल्स देनी पड़ेगी। साथ में ये भी देना पड़ेगा कि ये बेनामी प्रॉपर्टी किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। तो ये एक बहुत ही बड़ा चेंज है। नाउ बेनामी प्रॉपर्टी का कोई भी प्रोसीडिंग है तो वो हमको इसमें दिखाना पड़ेगा। साथ ही ये चेंज इसलिए भी लाया गया है कि टू अलाइन विद कारो में भी ये चेंज आया है। उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर बेनामी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन या प्रोसीडिंग चल रही है कंपनी पे, तो ऑडिटर को भी डिस्क्लोज करना होगा कि वो उसमें क्या क्या किसके नाम पे प्रॉपर्टी है और प्रोसीडिंग्स का क्या स्टेटस है। तो ये नाउ दिस इज चेंज फॉर टू अलाइन द कारो रिक्वायरमेंट आल्सो। इसके बाद ये एक सभी कंपनियों में काम आने वाला और बहुत ही बड़ा चेंज है, और इसमें ऑडिटर को भी उन्होंने बाउंड किया है। इसमें ये है कि अगर किसी भी कंपनी ने कोई लोन या किसी भी तरह का फाइनेंशियल लोन या कुछ सिक्योरिटी कुछ भी लिया हुआ है, लोन लिया हुआ है, और उसके अगेंस्ट में कोई करंट असेट्स की सिक्योरिटी किसी कंपनी ने बैंक को दे रखी है, तो उसके लिए क्वार्टरली स्टेटमेंट्स और रिटर्न्स उनका डिटेल उसके बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच होना चाहिए, और नहीं मैच हो रहा है तो उसका रिकंसिलिएशन आल्सो बी डिस्क्लोज्ड इन कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये एक बहुत ही बड़ा चेंज है, और ये सभी लोग करते हैं कि अपने बैंक को कुछ और डिटेल्स जाती हैं और बुक्स में कुछ डिटेल्स और होती हैं। कुछ इंटेंशनली भी होता है और कुछ ऐसा भी होता है कि कई बार अपन 30 तारीख का दे दिया स्टेटमेंट और उसके बाद एंट्रीज हो गई। तो अब हमें इस चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है, ये चेंज 31 मार्च 2022 के लिए जो बैलेंस शीट बनेगी उसमें भी है। तो आप लोगों ने जो भी ट्रांजेक्शंस साल भर में बैंक को दिखाए वो उसका स्टेटमेंट्स वगैरह ऑडिटर को भी देने होंगे। और ऑडिटर के लिए भी एक रिक्वायरमेंट कारों में डाली गई है। उसमें ये लिखा हुआ है कि 5 करोड़ से ज्यादा अगर किसी कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर कभी भी उसका लोन रहा वर्किंग कैपिटल के अगेंस्ट में, मतलब करंट सिक्योरिटी के अगेंस्ट में, तो ऑडिटर को भी ये बोला गया है कि वो क्वार्टरली स्टेटमेंट्स को चेक करे और उससे अगर कोई डिफरेंस आ रहा है तो उसके रीजन को भी रिपोर्ट में, कारो रिपोर्ट में डिस्क्लोज करे। तो ये एक बहुत ही बड़ा चेंज है। तो ये एक तो इंडस्ट्री वाले मेंबर्स के लिए और जो प्रैक्टिसिंग मेंबर्स हैं उन दोनों के लिए ही काफी बड़ा चेंज है, और ऑडिटर को भी इसमें बाइंड किया गया है। तो ऑडिटर के लिए भी एक बहुत बड़ी चीज है। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद एक विलफुल डिफॉल्टर से रिलेटेड भी एक पॉइंट जो कारों में डाला गया था, उसी को इन्होंने शेड्यूल 3 में भी लाया है। अगर कोई कंपनी किसी बैंक द्वारा या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा विलफुल डिफॉल्टर की लिस्ट में आती है, तो उसका डेट ऑफ डिक्लेरेशन और अमाउंट इन नेचर ऑफ डिफॉल्ट ये भी हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ये इसलिए लाया गया है कि ताकि यूजर्स को पता चल सके कि कंपनी ने कोई ऐसा डिफॉल्ट तो नहीं किया है, प्लस बैंक वगैरह को भी ये मालूम पड़ सके स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हुए कि कंपनी कोई डिफॉल्टर तो नहीं है। इसके बाद एक ये बहुत ही बड़ा चेंज है जो है रिलेटेड टू स्ट्रक ऑफ कंपनीज। अगर कोई कंपनी का ट्रांजेक्शन किसी स्ट्रक ऑफ कंपनी के साथ है तो उसको ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि उस कंपनी की बुक्स में क्या बैलेंस था और रिलेशनशिप विद स्ट्रक ऑफ कंपनीज टू बी डिस्क्लोज। ये एक बहुत बड़ा चेंज है, और उसमें ये फॉर्मेट भी दिया गया है जिसमें लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट ऑन सिक्योरिटीज, रिसीवेबल्स, पेबल्स, शेयर हेल्ड ऑफ स्ट्रक ऑफ कंपनीज और अदर आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस। नाउ क्वेश्चन ये है कि ये चेंज तो लाया गया, बट ऑडिटर या मैनेजमेंट या कोई भी उनका जो भी सीएफओ या अकाउंट्स का पर्सन जो भी होगा, क्या उसको मालूम पड़ पाएगा कि ये स्ट्रक ऑफ कंपनी से मेरा ट्रांजैक्शन हुआ था। तो ये अब हमको थोड़े से
एक्टिव होना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा किसी भी नई कंपनी के साथ ट्रांजेक्शन करते वक्त, या पुरानी कंपनीज भी जो हमारे ओल्ड बैलेंसेज हैं उनको हमको देखना पड़ेगा, इनमें से कोई ऐसी कंपनी तो नहीं है जो स्ट्रक ऑफ कंपनी है। मैं आपकी जानकारी के लिए और बता दूं, अभी एमसीए ने हाल ही में 1 महीने पहले स्ट्रक ऑफ कंपनीज की लिस्ट भी निकाली है, तो वी हैव टू चेक फ्रॉम देम, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर अस कि इतने सारे ट्रांजेक्शन्स में से मैं देख पाऊं कि कौन सी कंपनी स्ट्रक ऑफ कंपनी है या नहीं है, तो वो एक बड़ा टास्क होगा। इसके अलावा कोई चार्ज सेटिस्फेक्शन पेंडिंग है तो उसका डिटेल भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपनी को देना होगा। और उसके बाद एक और आया है, वो है लेयर ऑफ कंपनी से रिलेटेड। मैं आप लोगों को बताऊं कि अंडर सेक्शन 287 उसमें कंपनी के लेयर्स को प्रेस्क्राइब किया गया है। उसमें जो बेसिक चीज उस सेक्शन की वो ये है कि एक होल्डिंग कंपनी के नीचे 2 सब्सिडरी कंपनी हो सकती है, और होल्डिंग कंपनी अगर 100% होल्ड करती है सब्सिडरी कंपनी का, तो उस लेयर में उस कंपनी को नहीं गिना जाएगा। मींस ओनली 2 लेयर्स आर अलाउड एज पर कंपनीज एक्ट। अगर 2 लेयर्स से अगर सेक्शन 2 लेयर्स से ज्यादा कोई कंपनीज का कोई है तो उसका मैनेजमेंट को डिस्क्लोज करना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। उसका सिन नंबर, नेम ऑफ कंपनी और रिलेशनशिप और एक्सटेंट ऑफ होल्डिंग ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा चेंज है ये भी, तो ये अपने को देखना पड़ेगा। तो लेयर के लिए मेरा ये कहना है कि जहां पर चेन कंपनीज होती है या ग्रुप कंपनीज होती है, वहां कई बार हमें इंटेंशनली नहीं करते पर हमें मालूम करना पड़ेगा कि ये कहीं मैं इस 287 सेक्शन का कंप्लाई कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। इसके लिए हमें शेयर होल्डिंग के चार्ट बनाने पड़ेंगे कंपनीज में, जहां पर ज्यादा कंपनीज हैं उनके लिए चार्ट बनाने पड़ेंगे, और उस पर फिर हमें ये सोचना पड़ेगा अगर कोई ऐसा ट्रांजेक्शन है या ऐसी कोई कंपनी में शेयर होल्डिंग है तो उसको हमको शेयर होल्डिंग को चेंज भी करना पड़ेगा। प्लस 31 मार्च 2022 के लिए हमें ये डिटेल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देनी होगी। ये इसलिए भी है कि कई बार रिलेटेड कंपनियों से कई बार इस तरह के ट्रांजेक्शन को कर्व करना चाहती है, इसके लिए ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट डाली गई है। इसके बाद एक ये बहुत ही बड़ा चेंज और आया है, ये वैसे मैनेजमेंट भी अपने रेशोज निकालते हैं और ऑडिटर भी रेशो निकालते हैं, बट नाउ इट इज कंपलसरी एज पर शेड्यूल 3, न्यू शेड्यूल 3। इसमें ये बोला गया है कि ये 11 टाइप्स ऑफ रेशोज दिए गए हैं, ये रेशो कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करने पड़ेंगे। साथ ही साथ इन रेशोज को निकालने के लिए क्या डिनोमिनेटर है क्या न्यूमरेटर है भी क्या यूज किया है वो आपको शो करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बोला था कि कंपैरेटिव फिगर्स ऑफ लास्ट ईयर पहले प्रीवियस ईयर्स वो भी हमको देने हैं, तो हमें प्रीवियस ईयर के रेशोज भी निकालने पड़ेंगे। साथ ही साथ अगर वेरिएशन 25% से ज्यादा है तो उसका रीजन भी मैनेजमेंट को डिस्क्लोज करना पड़ेगा अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो ये रेशोज निकालना भी एक हर इंडस्ट्री के लिए अलग बहुत बड़ी चीज होगी, तो ये निकालने पड़ेंगे। प्लस इसमें अगर कोई वेरिएशन है तो उसके रीजंस भी हमको सोच के रखने होंगे और डिस्क्लोज भी करने पड़ेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज इसमें आया है। ये इसीलिए भी है कि यूजर्स को उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में सही जानकारी मिल सके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू स्कीम ऑफ अरेंजमेंट। स्कीम ऑफ अरेंजमेंट मींस मर्जर डीमर्जर से रिलेटेड ये पॉइंट है। अगर कोई स्कीम ऑफ अरेंजमेंट किसी कंपनी का है जो सेक्शन 230 था कंपनीज एक्ट 2013 में, और नए में 237 नंबर का एक सेक्शन है, तो इसमें अगर स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के हिसाब से कोई अकाउंटिंग नहीं हुई है तो और उसमें कोई डिविएशन है तो उसका डिटेल भी देना पड़ेगा। वैसे ये इस तरह के ट्रांजेक्शन सब कंपनियों में नहीं होते, बट जहां पर ये ट्रांजेक्शन है उसके लिए हमें ये डिस्क्लोजर देने होंगे। उसके बाद एक नया पॉइंट और ऐड किया है इन्होंने, ये न्यू इंसर्शन है, यूटिलाइजेशन ऑफ बोरोड फंड एंड शेयर प्रीमियम। अगर कोई कंपनी किसी ए कंपनी किसी बी कंपनी को लोन देती है और बी कंपनी ने वो लोन सी कंपनी को दे दिया, मींस अल्टीमेट बेनिफिशियरी। ऐसे ट्रांजेक्शंस क्यों होते हैं
इसका कारण ये होता है कि किसी स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट के कारण कंपनी उस तीसरी कंपनी को डायरेक्टली लोन नहीं दे पा रही है, तो लोग इसका तोड़ निकालते हैं कि तीसरी कंपनी को लोन दे करके, और जिसको अल्टीमेटली लोन देना है उस तक वो लोन पहुंच जाता है। तो इसको कर्व करने के लिए उन्होंने ये एक डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट डाली है, और ये मतलब ये हमें जहां पर चेन कंपनीज हैं और ग्रुप कंपनीज हैं वहां पे हमें ये ज्यादा अच्छे से देखना होगा कि कोई ऐसा ट्रांजेक्शन तो नहीं है। अगर है तो उसके लिए डिस्क्लोजर में ये बोला गया है कि उसमें काफी सारे डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है कि डेट एंड अमाउंट ऑफ फंड एडवांस लोन इन्वेस्टेड, अमाउंट ऑफ फर्दर एडवांस मींस बी कंपनी ने सी को कब लोन दिया, और डेट ऑफ अमाउंट ऑफ गारंटी एंड सिक्योरिटी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ए कंपनी अल्टीमेटली सी के लिए गारंटी देती है, तो बी के लिए गारंटी, सी के लिए गारंटी होती है, तो वो भी सही। साथ में एक ये ट्रांजेक्शंस कहीं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को तो कर्व नहीं कर रहे, या फेमा के हिसाब से ये अगर गलत तो नहीं है ये ट्रांजेक्शंस, इनके लिए ये लाया गया है। तो ये बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग और इस तरह के लॉस को कंप्लाई कंपनी करती है या नहीं करती, इसको देखने के लिए और यूजर्स को इंफॉर्मेशन मिले उसके लिए ये लाया गया है। साथ ही साथ ये अकाउंटिंग रूल में भी चेंज किया गया है, और शायद ये बोर्ड रिपोर्ट में भी डिस्क्लोज करना है। इसके बाद सर ये चेंजेस जो थे वो इंडियन गैप से रिलेटेड बैलेंस शीट के थे। नाउ वी आर गोइंग ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेंजेस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये एक छोटा सा चेंज आया है, इसमें टोटल रेवेन्यू, पहले अपन कंपनी में P&L के फेस पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसके बाद अदर इनकम और टोटल रेवेन्यू दिखाते थे। नाउ इट इज चेंज टू टोटल इनकम, टोटल रेवेन्यू रिप्लेस फ्रॉम टोटल इनकम। और यही चेंज आपने जब जनरल इंस्ट्रक्शंस देखे थे अभी सेकंड स्लाइड या थर्ड स्लाइड में, जहां पे राउंडिंग ऑफ की बात की गई थी, तो वहां पे भी टोटल रेवेन्यू वर्ड को रिप्लेस करके टोटल इनकम वर्ड रिप्लेस किया गया। सेकंड रिलेटेड टू सेक्शन 8 कंपनीज, यहाँ पे ग्रांट एंड डोनेशन रिसीव्ड, इसको भी P&L के फेस पे दिखाना है। इसके बाद एक चेंज आया P&L में अनडिस्क्लोज्ड इनकम से रिलेटेड। अगर किसी कंपनी ने कोई स्क्रूटनी में या किसी भी तरह से कोई कंपनी ने अपनी इनकम टैक्स में कोई सरेंडर किया है, तो उससे रिलेटेड अकाउंटिंग एंट्रीज बुक्स में हुई है या नहीं हुई है P&L में, उससे रिलेटेड ये चेंज है, तो ये भी डिस्क्लोज करना है। इसके बाद ये CSR का चेंज है। CSR इज वेरी बिग टास्क फॉर ऑल कंपनीज नाउ, जब से ये सेक्शन 135 में चेंज हुआ है। बट अब शेड्यूल 3 में भी इसके लिए रिक्वायरमेंट डाली है। उसमें ये बोला गया है कि अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी स्पेंड ड्यूरिंग द ईयर, कितना अमाउंट, जो पहले डिटेल्स आती थी वो ये थे कि अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी स्पेंड और कंपनी ने कितना स्पेंड किया है, और कंपनी ने कितना स्पेंड किया और कितना येट टू बी स्पेंड करना बाकी है, वो डिटेल्स आती थी। नाउ डिटेल्स आर और बढ़ा दी गई है। इसमें लिया गया है अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी स्पेंड ड्यूरिंग द ईयर, अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड, शॉर्टफॉल एट द एंड ऑफ द ईयर, टोटल प्रीवियस ईयर शॉर्टफॉल्स, प्रीवियस ईयर में भी कोई शॉर्टफॉल्स है तो वो भी देनी है, और रीजन ऑफ शॉर्टफॉल, अगर आप कंपनी खर्च नहीं कर पाई खर्चा तो उसका रीजन क्या है, और नेचर ऑफ CSR एक्टिविटी। ऐसा नहीं कि आपने किसी को भी CSR का कोई भी कुछ भी दे दिया और उसको पता नहीं चलेगा। अब ये आपको शेड्यूल 3 में डिस्क्लोज करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज करना है, मतलब नेचर ऑफ CSR एक्टिविटी, तो वो भी सेक्शन 135 के हिसाब से और कंपनीज एक्ट के रूल्स के हिसाब से होनी चाहिए। और उसके अलावा अगर रिलेटेड पार्टी से कोई ट्रांजेक्शन किया है, कई बार ऐसा होता है लोग रिलेटेड पार्टी से ट्रांजेक्शन करते हैं CSR के लिए, उसको करने के लिए ये डिटेल भी डाली गई है कि अगर रिलेटेड पार्टी से ट्रांजेक्शन किया है तो वो भी आपको इसमें बताना होगा, और कोई प्रोविजन किया है या उसके कोई राइट बैक किया है, उसका जो भी मूवमेंट है प्रोविजन का CSR के लिए, उसको भी डिस्क्लोज करना है। नाउ न्यू चेंजेस ऑन क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी का चेंज, क्रिप्टो करेंसी आजकल वैसे भी बहुत चल रही है और बजट में भी काफी इस पे बात हुई। और नाउ शेड्यूल 3 आल्सो रिक्वायर्ड डिटेल्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी। अगर क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में कोई भी कंपनी ट्रांजेक्शन कर रही है तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस, amount of currency held on the reporting date, or deposit or advance from any person for the purpose of trading or investing of cryptocurrency, virtual currency,
इसका डिटेल भी कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देना पड़ेगा। इन सब चेंजेस को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आप कोई भी ट्रांजेक्शन्स ऐसे नहीं बचेंगे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में यूजर्स को डिस्क्लोज नहीं हो। ये सारे चेंज थे इंडियन गैप से रिलेटेड। अब बात आती है डिवीजन सेकंड की। डिवीजन सेकंड इज रिलेटेड टू इंडेक्स कंपनीज। इंडेक्स कंपनीज पे जो सारे चेंजेस मैंने ऊपर बोले वो सब चेंजेस इन पे भी लगेंगे, और जो राउंडिंग ऑफ से रिलेटेड चेंज था वो पहले से ही उन पे लगता है। अब एक दो चेंजेस और हैं जो मेनली डिस्क्लोजर से रिलेटेड ही हैं, वो इंडेक्स कंपनीज पे और लगाए गए हैं। उसमें फर्स्ट चेंज ये है, पहले लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी ऑफ फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन, ये बोरोइंग का पार्ट होती थी, नाउ इट इज अ पार्ट ऑफ नॉन करंट लायबिलिटीज। तो ये केवल बैलेंस शीट के फेस पे एक ग्रुपिंग का चेंज है, ऐसा कोई बड़ा चेंज नहीं है और ये सही भी चेंज है। इसके अलावा एक चेंज और था, वो था करंट मैच्योरिटी ऑफ फाइनेंस लीज। जो ऊपर वाला चेंज था जो मैंने अभी बताया प्रीवियसली, वो नॉन करंट लायबिलिटी थी, ये करंट मैच्योरिटी से रिलेटेड है, तो ये भी फाइनेंस लायबिलिटी का पार्ट बनेगी, मतलब बैलेंस शीट के फेस पे लीज लायबिलिटी करंट लायबिलिटीज में दिखेगी। इसके बाद एक लोन्स में सिक्योरिटी डिपॉजिट आता था, नाउ अदर सिक्योरिटी डिपॉजिट इज अ पार्ट ऑफ अदर फाइनेंशियल एसेट्स इन फॉर इंडेक्स कंपनीज ओनली। एंड डिविजन थर्ड की बात करें तो एनबीएफसी से रिलेटेड है डिवीजन थर्ड। तो डिवीजन थर्ड में एक रिपीटेटिव नेचर का चेंज और आया है, ये बाकी चेंजेस जो हैं वो तो उन पे लगना ही है। उसके अलावा जो सेबी को और उनको जो आरबीआई को एनबीएफसी को कुछ डिस्क्लोजर्स करने होते थे, टियर 1 सीआरआर, टियर 2 और लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, ये नाउ इट इज रिक्वायर्ड इन शेड्यूल 3 आल्सो जिन कंपनीज पर, जिन एनबीएफसी पर ये शेड्यूल 3 लगता है। This is all about the changes in Schedule 3 related to Division 1, 2 and 3. Now we are going on audit trail. Audit trail एक बहुत ही बड़ा मुद्दा कंपनियों के लिए बन चुका है और ये नोटिफिकेशन कंपनीज अकाउंट्स रूल 2014 के रूल नंबर 3 और अमेंडमेंट्स इन कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल 2014 के रूल नंबर 11 में चेंज 24 मार्च 2021 को एक नोटिफिकेशन आया था, उसके हिसाब से हुआ है। बट बाद में लोगों ने जब गवर्नमेंट को बोला, एमसीए को बोला, तो ये चेंजेस को 1 अप्रैल 2022 के लिए डेफर कर दिया गया था। बट अब 1 अप्रैल 2022 में भी केवल 6 डेज आर लेफ्ट ओनली, तो हमें इस ऑडिट ट्रेल के लिए तैयार होना होगा और सबसे पहले हमें इसकी तैयारी करनी होगी। और मैं एक बार इसको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगा। ये बेयर लैंग्वेज मैं पहले पढ़ रहा हूँ। ये बेयर लैंग्वेज है, ये अमेंडमेंट इन कंपनीज अकाउंट्स रूल 2014 में जो अमेंडमेंट किया गया था, फाइनेंशियल ईयर कमेंसिंग ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2021 लिखा हुआ था, वो जो जाके बाद में डेफर कर दिया गया 1 अप्रैल 2022। Every company which uses accounting software for maintaining its books account shall use only such accounting software which has a feature of recording audit trail of each and every transaction, creating an edit log of each change made in books of accounts, along with the date of such change were made, ensuring that audit trail cannot be disabled. तो ये एक बहुत ही बड़ा चेंज आया है जिसमें एडिट लॉग फैसिलिटी अगर कोई भी कंपनी सॉफ्टवेयर यूज करती है, वैसे ये बोलना ही बेकार है कि कोई भी कंपनी, आजकल सभी कंपनियां सॉफ्टवेयर यूज करती हैं, तो उसमें एक ऑडिट ट्रेल एडिट लॉग की फैसिलिटी होनी चाहिए। एडिट लॉग का मतलब ये हुआ कि अगर कंपनी में किसी ने एंट्री की है तो उसको जब जब मॉडिफाई किया, डिलीट किया, चेंज किया, उस सब का ऑडिट ट्रेल और उसका रिकॉर्ड आपका सॉफ्टवेयर इस तरह का एबल होना चाहिए कि वो उसकी रिपोर्ट दे सके, किस किस समय टाइम स्टैम्प के साथ क्या क्या अमाउंट, क्या क्या चेंज हुए, उसका डिटेल उसमें जाए और वो रिपोर्ट उस सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर निकाल सके। तो कंपनीज के लिए सबसे बड़ा एक ये टास्क है कि एक तो सबसे पहले अपने स्टाफ को इस हिसाब से एफिशिएंट किया जाए और ताकि गलतियां कम से कम हो सके। प्लस ये रूल इसलिए भी लाया गया है कि
कुछ कंपनियां जो छोटी कंपनीज होती हैं जिनकी आदत होती है कि लास्ट टाइम पे एंट्री करना और लास्ट टाइम पे फाइनेंशियल अकाउंट सबमिट करना, वो सब अब नहीं चल पाएगा। गवर्नमेंट का बिल्कुल साफ इंटेंशन इसमें यह है कि आपको रोज की एंट्री रोज करनी होगी और जो भी आपने चेंज किया है, किसी भी लॉ का नॉन कंप्लायंस किया है, उस सब को आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा और ये ऑडिट ट्रेल आपको प्रिजर्व भी करनी पड़ेगी। जो प्रिजर्वेशन के कंपनीज एक्ट में रूल दिए गए 7-8 साल जो भी होते हैं, वो आपको प्रिजर्व करनी पड़ेगी ऑडिट ट्रेल, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा चेंज है और इसके लिए हमें अभी से तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि नाउ ओनली 6 days आर लेफ्ट फॉर दिस। तो ये हमें चेंज देखना पड़ेगा। साथ ही साथ ये चेंज किन किन कंपनीज पे एप्लीकेबल है, इसके लिए कोई कंपनी की कोई टर्नओवर लिमिट, कोई रेवेन्यू लिमिट या कोई कैपिटल लिमिट नहीं दी गई है, सभी पर एप्लीकेबल है। ऑल पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, कंपनीज ओन्ड बाय गवर्नमेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनी, स्टेट गवर्नमेंट कंपनी, नॉन प्रॉफिट कंपनी, निधि कंपनी, ऑल कंपनीज आर लायबल फॉर दिस। एंड नॉन एप्लीकेबिलिटी बात करूं तो कंपनी असेसीज के अलावा इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप फर्म, एलएलपी एंड पार्टनरशिप पर ये अभी एप्लीकेबल नहीं है। और एमसीए का इंटेंशन साफ है कि कोई भी लॉ का नॉन कंप्लायंस नहीं हो। नॉन कंप्लायंस मींस अगर अपन ने मान लीजिए किसी को लोन दिया जो कि स्टैट्यूटरी के लॉ के हिसाब से नहीं देना था, या कोई ऐसा कैश ट्रांजेक्शन कर लिया जिसको हमें नहीं करना था, या 1 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन कर लिया जो कि 10,000 तक अलाउड है, हमने 5 एंट्रियों में तोड़ देते हैं, वो सब अब नहीं चल पाएगा। नाउ गवर्नमेंट इज वेरी क्लियर कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट होगा और सब कुछ यूजर्स को पता चल सकेगा। साथ ही साथ कारों में कंपनी ऑडिटर एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट, मतलब जो अदर मैटर्स, जो कंपनी ऑडिटर जो रिपोर्ट देता है अदर मैटर्स की, उसमें उसको भी बाइंड किया गया है। अमेंडमेंट बाय अमेंडमेंट इन कंपनी ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल 2014 रूल 11 वेदर, ये मैं बेयर लैंग्वेज एक बार रिपीट पढ़ रहा हूँ इसकी, ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल्स की। वेदर कंपनी हैज यूज्ड, ये ऑडिटर से पूछा गया है, whether the company has used such accounting software for maintaining its books and accounts which are feature of recording audit trail, edit log facility, and the same has been operated throughout the year of all transactions recorded in the software, and audit trail feature had not been tampered with, and audit trail has been preserved by company as per statutory requirement of record retention। अब ऑडिटर को भी नहीं चाहते हुए भी इस पे ओपिनियन देनी पड़ेगी कि कंपनी के पास इस तरह का सॉफ्टवेयर है और कंपनी ने कोई ऐसा एडिट लॉग मेंटेन किया है, उनका सॉफ्टवेयर इस तरह का एबल है और वो एडिट लॉग टेम्पर कहीं भी नहीं हुआ है पूरे साल में। तो इसकी एक बहुत ही बड़ी ये रिक्वायरमेंट आ गई है। इसके लिए हमें सबको तैयार करना पड़ेगा और हमें साथ ही साथ मेरी एडवाइस ये है कि हमें कल से ही इन अपने जो भी सॉफ्टवेयर है उन सॉफ्टवेयर वालों से बात करनी चाहिए। प्लस जिन कंपनीज में इस तरह के सॉफ्टवेयर हैं जो ऑडिट ट्रेल के लिए एबल हैं, उनमें अगर उन्होंने डिसेबल किया हुआ है उसको एबल करके टेस्ट करें और देखें कि अगर वो ऑडिट ट्रेल सही आ रही है या नहीं आ रही है। नहीं तो ये बहुत ही नॉन कंप्लायंस का विषय हो जाएगा 1 अप्रैल के बाद। तो 1 अप्रैल में 6 days आर ओनली लेफ्ट। और इंटेंशन ऑफ एमसीए मेरे को जो लग रहा है वो है increase in transparency, provide additional information to user of financial statement, improve the quality, reliability of financial statement, to ensure that the proof of all transactions are recorded in books of accounts, to stop the practice of preparation of books of accounts at last date, और बाइंड द ऑडिटर। ऑडिटर भी अब उसको ओपिनियन देनी होगी, तो ऑडिटर को भी अगर ऐसा लगेगा तो ऑडिटर को भी अपनी रिपोर्ट में डालना होगा। तो इसने कंपनीज मैनेजमेंट डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर सबको बाइंड कर दिया है इस रूल ने। तो नाउ इट इज कंप्लीटेड फ्रॉम माय साइड। तो बेसिकली मेन जो मेरा ये था कि सबसे पहले हमें ऑडिट ट्रेल की तैयारी करनी चाहिए। शेड्यूल 3 के चेंजेस तो हमें करने ही है, बट हमें इस मंथ में या अप्रैल के मंथ में सबसे पहले प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल्स को नए शेड्यूल 3 के हिसाब से चेंज करना चाहिए ताकि हम आगे के बैलेंस शीट्स के लिए तैयार हो सके, क्योंकि इसमें काफी दिक्कतें आने वाली हैं। ये चेंजेस देखने में छोटे हैं बट इनमें काफी चीजें निकलेंगी और हर इंडस्ट्री के हिसाब से हमें इन्हें बदलना भी पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा फाइनेंशियल्स को। सो इट इज फ्रॉम माय साइड। नाउ वी कैन डिस्कस एनीथिंग व्हिच इज Sumit,
So if anyone has any question, so please put it in the chat box. Any Sumit, if people can raise hand and you can unmute them, तो Sure. वो भी ठीक रहेगा. अगर people can raise hand. Yes, PPT Sure. would be shared after the session. So Sir, anybody एक has question who can question- raise hand or unmute themselves. सर एक क्वेश्चन है रविशंकर जी का. I have a question about audit trail. सर आप क्या पूछना चाहेंगे? सुमित, can you unmute रवि जी? मेरे ख्याल से वो खुद unmute नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो डिसेबल है. अगर रिक्वेस्ट नहीं आई है सर उनकी अनम्यूट की. I have अब आप सुन पा रहे हैं? रवि जी, आपकी आवाज आ रही है? हाँ सर बोलिए. हाँ, नमस्कार सर. यस सर. आपका इंट्रोडक्शन सुन रहा हूँ, अच्छा लग रहा है काफी, और मैं इंटरेस्टेड हूँ. ये जो बाकी और चीजों को तो ठीक है, रेगुलर चल रही है, हम देख रहे बिल्कुल हैं. सर. और इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो ऑडिट ट्रेल का जो पॉइंट Yes, sir. है, वो नया इफेक्ट आया जो एक साल अप्रैल 2021 की बजाय 2022 से लागू कर रहे हैं. यस सर. एक तो पहला कुछ नहीं है कि इसमें एक तो सबसे ज्यादा कि डिटेल्ड में इसको बताया जाए कि इसका एक्चुअली कैसे क्या है. ये शॉर्ट में आपने बता दिया कि अपने को हर चीज रिकॉर्ड सर करनी डिटेल का ऐसा है, मैं अभी तो इतने यूजर्स हैं तो वी कैन डिस्कस सेपरेटली और एनी अदर क्वेश्चन यू कैन आस्क मी. मैं पूरा क्वेश्चन कर लेता हूँ एक बार. है अब जैसे मान लीजिए क्या होता है कि हम जैसे कंपनियों में काम कर रहे हैं, ठीक है, बड़ी कंपनियों की बात अलग है. जैसे हमारे यहाँ मैं बात करता हूँ, जैसे हमारा एक्सपोर्ट का बिजनेस है मान लीजिए. यस सर. यस सर. और एक इनवॉइस बनाते हैं हम, ई Yes, sir. इनवॉइस. हमारे ई इनवॉइस हम कंपलसरी हो गया हाँ. पिछले साल से. जी. और हम ई इनवॉइस बनाते हैं और हमारा प्रयास रहता है कि हम उसको एकदम परफेक्ट ओके करके फिर ही इनवॉइस जनरेट करें. बिल्कुल. राइट. तो उसके पहले क्या होता है कि हम एक इनवॉइस बनाते हैं टैली में, बना के उसको प्रिंट निकाल के वेरीफाई करते हैं, एक डॉक्यूमेंट एक डाटा चेक करते हैं उसके, फिर करेक्शन होता है, फिर उसको करेक्शन करते हैं. अब ये कई बार ऐसा होता है कि एक इनवॉइस बनाने में हमको, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, तो उसमें 10 बार भी उसको मॉडिफाई करना पड़ता है. जी. उसके बाद हम ई इनवॉइस जनरेट करते हैं. यस सर. राइट. यस. अब ये जो 10 बार के जो पीरियड, 10 बार हमने उसको खोला, चेंज किया, सेव किया, फिर प्रिंट आउट निकाला, ऐसा हुआ ना. यस सर. जो ऑडिट ट्रेल है, ऑडिट ट्रेल में कौन सा इंफॉर्मेशन लॉक करना पड़ेगा? जो सर ऑडिट ट्रेल में जो भी सॉफ्टवेयर बनेंगे वो इस तरह से बनेंगे कि आपने एक ओरिजिनल एंट्री की और उसमें जैसा आप बता रहे हैं कि हम एक बार चेंज करते हैं फिर दोबारा करते हैं, तो वो सारे चेंजेस का टाइम स्टैम्प उस पर जाएगा और एडिट लॉग में ये रिपोर्ट निकलेगी. तो ये सारे चेंजेस हमें कोशिश करके रोकने होंगे या फिर बिल बनाने के लिए इस तरह के कोई एक्सपर्ट को थोड़ा ट्रेन करना होगा ताकि गलतियां कम से कम हो और एडिट लॉग में कम से कम वो चीजें आए. क्योंकि ये गवर्नमेंट का तो इंटेंशन साफ क्लियर है कि उन्हें एक एक चीज की एक एक चेंज की जानकारी चाहिए. नहीं, अब इसमें क्या होता है कि जैसे बड़ी, मैंने बताया ना शुरू में बताया कि बहुत बड़ी कंपनी होती है ना, तो वो अलग अलग परचेज ऑर्डर अलग बना रहा है, इन्वेंटरी एंट्री अलग कर रहा है, बिल अलग आदमी बना रहा है, वाउचर एंट्री अलग कर रहा है. फिर एक स्मॉल कंपनी जो होती है ना, उसके लिए पॉसिबल नहीं होता. उसके लिए तो जो अकाउंटेंट होता है ना, वही शुरू से लेकर ऊपर लास्ट तक वही होता है. तो उस केस में जैसे मेरा कहने का मतलब कि आपका कहने का मतलब यही है कि आपको एक बार में सेव करने में फायदा है. अगर आप 10 बार उसको एडिट करके कंफर्म करोगे तो 10 बार. बिल्कुल, हमें इसके लिए तैयार होना पड़ेगा. अच्छा. जो अभी तक का गवर्नमेंट का इंटेंशन है, अब उसमें आगे कोई क्लैरिफिकेशन आ जाए तो बात अलग है, बट मुझे नहीं लगता क्लैरिफिकेशन आएगा क्योंकि दिस नोटिफिकेशन अराउंड 1 साल इसको हो चुका है और उन्होंने 1 साल का टाइम कंपनीज को दिया था. हाँ. अब जैसे मान लीजिए बैंक स्टेटमेंट है हमारे पास, हम महीने के लास्ट में बैंक स्टेटमेंट निकालते हैं और उसमें जो चार्जेस होते हैं पूरे महीने के, वो एक साथ एंट्री करते हैं. मान लीजिए जैसे आज 7 तारीख को, मान लीजिए आज 7 अप्रैल को मैंने स्टेटमेंट निकाला और 1 तारीख से 31 तारीख के बैंक चार्जेस की एंट्री करी. जी. वो एंट्री तो हम चाहे बैक डेट 31 तारीख को एंट्री कर रहे हैं मान लीजिए, तो करी तो एंट्री 7 तारीख को ना. मेरे हिसाब से सर ये केवल बैंक चार्जेस का केस है, तब तो बैंक चार्जेस तो बैंक स्टेटमेंट से भी वेरीफाई होते हैं. अगर हम कोशिश करें डेली, अगर डेली नहीं हो पाते, कई सभी जगह के ये प्रॉब्लम होता है क्योंकि बड़ी कंपनियों में भी बैंक चार्जेस काफी सारे होते हैं, तो वो सिंगल एंट्री हो सकती है. बट कोशिश करके हम उसकी सपोर्टिंग रखें और उसको बाद में चेंज करने की कोशिश नहीं करें. मेरी राय यही है.
अच्छा आपके वैसे या पहले क्वेश्चन में वापस आ रहा हूँ कि जो इनवॉइस मैंने बताया, जी। जो 10 बार अगर मैंने इनवॉइस को खोला, सेव किया, प्रिंट निकाला, तो 10 का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा मुझे। सर प्रिंट निकालने का रिकॉर्ड नहीं है, बट चेंज किया उसका रिकॉर्ड रखने की जरूरत ही नहीं है। वो तो आप अगर टैली यूज करते हैं, टैली भी ये 2.1 वर्जन लॉन्च कर रहा है, एंड अदर सॉफ्टवेयर्स आर आल्सो एबल टू एडिट लॉग फैसिलिटी, बट उनसे सॉफ्टवेयर वालों से बात करनी होगी और हमें समझना होगा कि वो रिपोर्ट सही दे रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज इसमें एक चीज और है कि जो एक्सपोर्ट बिल हो जाते हैं जनरल इनवॉइस में, तो बात अलग होगी इनवॉइस में। हेलो, जी। हाँ सुन पा रहे सर? हाँ सर बिल्कुल। हाँ, जैसे जनरल इनवॉइस की तो बात अलग हो गई। अगर एक्सपोर्ट इनवॉइस की बात करें तो आफ्टर इशूइंग एक्सपोर्ट ई इनवॉइस, उसके 2 दिन 5 दिन 10 दिन बाद शिपिंग बिल, एयरवे बिल वगैरह की इंफॉर्मेशन आती है, यस। है ना? तो Yes. अब मान लीजिए उस बिल को हमको ये इंफॉर्मेशन अगर उसमें डालें तो मॉडिफाई हो जाता है इनवॉइस। सर वो मॉडिफिकेशन तो अलाउड नहीं होगा। अगर आपको अगर कोई खर्चे की या शिपिंग बिल की कोई एंट्री करनी है तो आप नेक्स्ट एंट्री या दूसरी एंट्री का कोई तरीका निकाल के कर सकते हैं। अगर अपना कोई स्पेसिफिक केस है तो अपन इसको अलग से डिस्कस करके सॉर्ट आउट कर सकते हैं सर। अच्छा, एक चीज बताओ, मेरा जैसे इसमें सजेशन भी है, जैसे मैंने क्वेश्चन तो किए हैं, जी। तो इसमें एक ऑप्शन मैं जस्ट सोच रहा था कि अगर हम टैली में, जैसे क्या सॉफ्टवेयर में, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में एक जैसे जनरल वाउचर, परचेज, सेल्स, रिसिप्ट, ऐसे होता है ना, एक ऑप्शन वाउचर की फैसिलिटी होती है, जी। इसका मतलब वो अकाउंट में इफेक्ट नहीं करता है, राइट? जैसे मैंने किसी को 5,000 रुपया दिया और उसको ऑप्शन बनाया, तो वो खाली वाउचर रहेगा, कहीं अकाउंट में किसी के लेजर में डेबिट क्रेडिट नहीं होगा। वो आई थिंक दिस इज लाइक अ प्रोविजनल वाउचर। प्रोविजनल वाउचर, जस्ट उसको जब करना होगा तो उसको रेगुलर करते ही वो बुक्स में इफेक्ट डाल देगा। सर गवर्नमेंट का इंटेंशन तो साफ है, बाकी अपन एक बार आपके ट्रांजेक्शन्स को स्पेसिफिकली समझ सकते हैं, क्योंकि मुझे ये आपका ये जो वाला क्वेश्चन था वो पूरी तरह से समझ में भी नहीं आ रहा है। तो अपन इसको एक बार कर सकते हैं सर, या तो अलग से अपन एक बार मीटिंग करके डिस्कस कर सकते हैं सर। जी 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 जी, ठीक है, कोई नहीं, वो अलग से बात कर लेंगे अपने से। जी। I think nothing to ask now, and Vijay can take next session for Karo, and Karo is also very important, and this is very important for to align the schedule 3 also. So Sumit, you can start. Thank you so much.